चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर डिस्कशन। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बोला था दैट आई विल बी टेकिंग अप द टॉपिक्स छोटा छोटा करके सीरीज ऑफ वीडियोस। दिस इज द फर्स्ट वीडियो फॉर दैट। और इस वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 1 नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 जो है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, तो मेरे बुक में भी वैसा ही तो थोड़ा सा टेक्निकल है। और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा ज़्यादा टेक्निकलिटी से स्टार्ट करेंगे तो जिंक्स हो जाए टॉपिक आप पार्ट ऑफ द सिलेबस आपके, तो इसलिए वेटिंग बेबी स्टेप्स सिंपल सिंपल स्टार्ट कर अपनी थोड़ी समझ डेवलप हो जाए बाय द टाइम ये इम्पोर्टेंट हो। ठीक है। अब व्हाट आई एम स्टार्टिंग ऑफ इन दिस वीडियो इज, जैसा आपने टाइटल में भी पढ़ा होगा, इट इज द वैल्यू इंप्रूवमेंट टेक्निक्स, एंड उसमें आई एम स्टार्टिंग विद कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। ठीक है। अब अगर आपको है ना ये वैल्यू इंप्रूवमेंट टेक्निक्स, अगर आपको ये वर्ड नया लग रहा है या आपने सुना है, प्लीज गो बैक टू माई अर्लियर वीडियो एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम रेफरिंग टू एज वैल्यू इंप्रूवमेंट, एंड फिर जाके ये वीडियो देखिए, नहीं तो शायद आपको कंफ्यूजन। ठीक है। Now, that being said, I am starting off with this topic, a very interesting and a simple topic, which is cost of quality. के लिए अपन थोड़ा सा डिस्कस यहाँ पे, a very small topic and good chances that you may see it in a paper. इसकी एप्लीकेशन ठीक ठाक रही है अभी तक पेपर्स में, तो इंस्टीट्यूट के लिए इट इज़ वन ऑफ दोज टॉपिक्स दैट दे लाइक। आई डोंट नो से वो फेवरेट है, बट उन्हें ये टॉपिक पसंद है। ठीक है। So, before you start understanding what is cost of quality, अपन लोग पहले ही क्वालिटी ये जो वर्ड है ना, तो in the literature, if I have to give a dictionary meaning to this term, quality इसका मतलब होता है conformance to specification। ठीक है। अब ये conformance to specification मतलब क्या है? मान लीजिए आपने मैंने ये शर्ट पहन, ये शर्ट है ना, मैंने जिससे ली वो बोला सर ये 50 वॉश तक है ना इस शर्ट को कुछ नहीं होगा, ये ऐसी की ऐसी ही रहेगी। ठीक है। अब अगर है ना मैंने उसके कहने पे ये शर्ट ले ली और अगर मेरी ये 50 वॉश तक शर्ट चल जाती है, ठीक है, देन दिस इज कन्फॉर्मेंस टू क्वालिटी, कन्फॉर्मेंस टू स्पेसिफिकेशन, मतलब दिस इज अ गुड क्वालिटी। ठीक है। मान लीजिए कि अगर है ना ये 50 वॉश नहीं चल पाती, ठीक है, उससे पहले ही खराब हो जाती है, फट जाती है, या कलर्स ब्लीड हो जाते हैं, जो भी अगर वो होता है ना, तो उसका मतलब है दिस इज अ पोअर क्वालिटी। ठीक है। एंड अगर मेरी है ना ये शर्ट 50 वॉशेस के बाद भी चलती है, अगर 50 वॉशेस के बाद भी चलती है, तो मैं इसे कहूंगा दैट इट इज एन एक्सीलेंट क्वालिटी प्रोडक्ट है। तो बेसिकली क्वालिटी का मतलब क्या है कि आपको जो चीज़ बोल के वो प्रोडक्ट या सर्विस दी गई है, क्या वो उतना खरा उतरता है, क्या वो उतना कर पा रहा है कि नहीं। तो दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ कन्फॉर्मेंस टू स्पेसिफिकेशन। जो स्पेसिफिकेशंस आपको दिए हैं, इज इट कन्फर्मिंग इट टू नॉट, इज व्हाट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड अंडर द टर्म क्वालिटी। ठीक है। अब इसमें एक और एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है इज कि आज है ना, जो मैंने अपनी बुक में भी एग्जांपल दिया हुआ है, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूँ, देख पाओगे। So the other thing that is about quality is something called as value for money। ठीक है। अब ये वैल्यू फॉर मनी का क्या कॉन्सेप्ट है, मेरे बुक के एग्जाम बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप है ना एक एवरेडी या नेपो का सेल खरीद, ठीक है, बेसिक अगर आप वो खरीद रहे हैं अपने तो वो आती है 10 रुपए। ठीक है, वो आती है। एक आपके पास थोड़ी कॉस्टलियर वर्जन आती है पेंसिल सेल्स की, बाय द नेम ड्यूरासेल या एनर्जाइजर, तो वो वाली सेल आती है मान लीजिए 50 रुपए। तो क्या 10 रुपए वाला सेल 50 रुपए वाले सेल जितना चलना चाहिए, या आपने जो 50 रुपए दिए आप ये तो नहीं एक्सपेक्ट करोगे कि वो 10 रुपए जितनी लाइफ हो। तो यहाँ पे है ना एक 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 टर्म इवॉल्व होता है विच इज कॉल्ड एज वैल्यू फॉर मनी। इसका मतलब क्या है कि कि अगर कोई प्रोडक्ट सस्ता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है वो खराब क्वालिटी प्रोडक्ट। ठीक है। अगर वो प्रोडक्ट अगर है ना, जैसे एवरेडी का सेल है, अगर एवरेडी का सेल बोलते हैं कि इस रिमोट में ये 2 महीना चलेगा, और अगर वो 2 महीना चलता है ना, तो इट इज़ अ गुड क्वालिटी। आज अगर मेरे को ड्योरासेल है ना बोलता है कि सर ये वाला सेल जो है आपके रिमोट में 1 साल चलेगा, और अगर वो 1 साल नहीं चलता है ना, तो इवन इफ यू आर पेइंग हायर इट इज स्टिल अ बैड क्वालिटी प्रोडक्ट। तो
जो जो क्वालिटी का जो लेना देना है ना, वो प्राइस के कंपैरिजन में समहाउ हो जाएगा। किस तरीके से? अगर वो आपके स्पेसिफिकेशंस को मीट कर रहा है, अगर जो उसमें पैकेजिंग स्पेसिफिकेशन है कि इतना टाइम चलेगा उतना चल गया, तो ये वाला प्रोडक्ट इज अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। एंड द टर्म वैल्यू फॉर मनी इवॉल्व्स फ्रॉम ओवर हियर। इट इज द क्वालिटी इज ऑलवेज इन कंजंक्शन विद हाउ मच यू आर पेइंग। अगर आप ज़्यादा पैसे दे रहे होंगे तो अब वो प्रोडक्ट ज़्यादा बेटर होगा, अगर कम पैसे दे रहे हैं तो शायद कम बेटर होगा। ऑल ऑफ दिस इज रिवॉल्विंग अराउंड द टर्म क्वालिटी। नाउ ये सारे जो मायने हो गए क्वालिटी के, जो भी शब्द है क्वालिटी, इन सब के जो 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 अपन लोग ने अभी तक जो डिस्कस किया है, दिस इज फ्रॉम द बायर्स पर्सपेक्टिव। ठीक है, बट व्हाट वी लर्न क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी या क्वालिटी मैनेजमेंट एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एज अ मैनेजमेंट थियरी, इज फ्रॉम द सेलर्स एंड और द मैन्युफैक्चरर। ठीक है, तो आप अगर एक मैन्युफैक्चरर हो तो आपके लिए कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का क्या होता है? तो कोई भी खर्चा अगर आप कर रहे हो, कोई भी खर्चा अगर आप कर रहे हो क्वालिटी को, या तो अच्छी क्वालिटी बनाने के लिए, या अच्छी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, या अगर आपसे गलती हो गई है तो उसे ठीक करने के लिए, इन सब को लेके है ना, जो एक सारा समावेश है, उसे आप कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के, द टोटल सम ऑफ दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, एंड दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो एक फिलॉसफी है, वो एक थ्योरी है, और कॉस्ट ऑफ क्वालिटी जो है वो एक कैलकुलेशन है, वो एक तरीके का नंबर ड्रिवन प्रोसेस है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है, और यहाँ पे बहुत लोगों को, मेरे को ऐसा लगता है, हो गया है इन चीज़ों के बारे में, बट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है ना, वो एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, वो आपको ये नहीं बताता कि आपको इतने पैसे यहाँ खर्चने, उतने पैसे वहाँ खर्चने। वो आपको एसओपीज देते हैं, गाइडलाइंस देते हैं, वो आपको ये बताते हैं कि ऐसा करने से या ये सोच रखने से आपका काम अच्छा हो सकता है, आपकी क्वालिटी में इम्प्रूव। बट वो करने के बाद आपको खर्चा कितना आया, क्या आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ, या आपने कमाया या नहीं कमाया, वो आपको समझ में आएगा कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। ठीक है, तो टीक्यूएम जो एक थियोरी है, जो एक फिलोसफी है, वो एक टॉप लेवल मैनेजमेंट का अरीना होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। बट कॉस्ट ऑफ क्वालिटी जो है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी जो है, वो है आपका एक मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम, एक मिडिल लेवल में जो जो कैलकुलेशन ड्रिवन काम है, दैट इज व्हाट इज कॉस्ट ऑफ क्वालिटी फॉर अस। ठीक है, इस थियोरी को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया हुआ है by a name, by a person called फिलिप क्रॉसबी। ये नाम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और इसके अलावा मैं आपको एक स्टेटमेंट मार्क करके दे रहा हूँ, वो भी आपने ध्यान रखना है। तो वो स्टेटमेंट है, ही सेड क्वालिटी इज फ्री, इट इज नॉट अ गिफ्ट बट इट इज फ्री, व्हाट कॉस्ट मनी इज द अनक्वालिटी थिंग्स। ये उनका मानना था कि सही काम करने के पैसे नहीं लगते, आपने कुछ गलत काम कर दिया और उसको रेक्टिफाई कर रहे हो ना, आपको उसके पैसे देने पड़ते हैं, एंड दैट इज व्हाट ही हैज डिफाइंड एज क्वालिटी। ठीक है, ये वाली चीज़ है ना, अगर आप पेपर में लिखते हो तो आपका स्कोर बढ़ने का, आपकी प्रेजेंस, आपका आंसर का दम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इट विल लुक गुड ऑन योर एग्जाम पेपर। तो ये वाला एक चीज़ ध्यान में रख। अ, अगर है ना तुम्हें एग्जैक्ट वर्ड्स ध्यान नहीं होते ना, तो इसको कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ के लिखने का कोशिश करना, कि फिलिप क्रॉसबी का एक व्यू था जहाँ पे वो बोलते थे कि है ना, क्वालिटी इज फ्री, व्हाट इज कॉस्ट मनी इज द अनक्वालिटी थिंग्स दैट आर नॉट डूइंग राइट एट द। जरूरी नहीं है सेम टू सेम वर्ड्स लिखो, बट कहीं ना कहीं है ना उसके आसपास रहो, ताकि है ना एग्जामिनर को समझ में आए कि तुम्हें ये चीज़ है। ठीक है, so that's the first thing that we've spoken about. The second thing that we have in this particular topic is views regarding quality. सबसे पहला व्यू जो है regarding quality is higher quality means higher cost. Okay? This is the view regarding a quality, and it is a very relatable view. आज अगर आप एक शर्ट की बात देख रहे हैं, तो आपको 500 रुपए में भी शर्ट आती है और 5,000 रुपए में भी, तो उन दोनों में क्या चीज़ अलग होती है? दोनों में फैब्रिक अलग होगा, दोनों स्टिच अलग होगी, फिट अलग होगी, स्टाइल अलग होगी, सब कुछ अलग होगा। और ये जो अलग करना पड़ता है, ये इस चीज़ के लिए आपको पैसे खर्चने पड़ते हैं, तो देर इज़ अ हायर कॉस्ट इन्वॉल्व विद हायर क्वालिटी। आप कोई भी जर्मन गाड़ी देखिए, बी इट मर्सिडीज और BMW, और फॉर
that matter, the English maker, Jaguar. All of these are excellently driven cars. अब ये करने के लिए ना बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, हर चीज़ में है ना ज़्यादा बेटर क्वालिटी देनी पड़ती है, उसकी वजह से है ना फाइनल आउटपुट आता है, और ये सब क्रिएट करने के लिए आपको कॉस्ट देनी is why one of the view regarding quality is higher quality equals higher. ठीक है. The second view regarding the quality is यहाँ पर मैं आपको मार्क करवा देता हूँ ये भी, सॉरी. So higher quality is higher cost. Second view, the resultant savings are greater than the cost of improving quality. Now ये वाला जो व्यू है, it is Deming's view. Deming is one of those pioneers of TQM. This is what is his view as well, was his view. एंड इसे अपन लोग TQM में थोड़ा बेटर डिस्कस करेंगे. यहाँ पे आपको है ना सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि when they say this, इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने ना क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए 20 रुपये खर्चा किया. ठीक है. आज वो 20 रुपये का खर्चा आपको लग गया, बट उसकी वजह से है ना वो क्वालिटी इम्प्रूव करने की वजह से आपके स्क्रैप कम हो जाएंगे, आपके डिफेक्ट्स कम हो जाएंगे, आपके कस्टमर से रिटर्न्स कम हो जाएंगे, आपकी बाकी खर्चे जो लग रहे थे खराब क्वालिटी की वजह से वो बच जाएंगे, और उसकी वजह से आपके 30 रुपये बच जाएंगे. दिस इज व्हाट द स्टेटमेंट इज ट्राइंग टू से कि ना द कॉस्ट ऑफ दैट यू विल इनकर टू प्रोवाइड क्वालिटी, उससे ज़्यादा ऑलवेज विल बी द सेविंग्स आउट ऑफ दैट. तो इन्होंने ना उस स्टेटमेंट को बोला हुआ है द रिजल्टेंट सेविंग्स आर ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ इम्प्रूविंग क्वालिटी. इसका मतलब अगर आपने 20 खर्चा किया है तो आपकी बचत 30 की होने वाली है. इज व्हाट इज द सेकेंड व्यू रिगार्डिंग क्वालिटी. एंड द थर्ड व्यू, this is the view on which we are basing the whole system upon, that quality costs are those which are incurred in excess. ठीक है. वो खर्चा जो आपने एक्स्ट्रा किया हुआ है बिकॉज यू डिड नॉट प्रोवाइड क्वालिटी राइट एट द फर्स्ट टाइम, क्योंकि आपने सही क्वालिटी प्रोवाइड नहीं की फर्स्ट टाइम में, उसकी वजह से आपको जो खर्चा लगा इज व्हाट इज द व्यू अगेन रिगार्डिंग क्वालिटी. एंड इफ यू नोटिस दिस इज द फिलिप क्रॉसबी व्यू. ठीक है. और इसी व्यू पे ना ये पूरा जो एक फ्रेमवर्क बनाया गया है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का, इसी व्यू पे डिपेंडेंट है. ठीक है. कि क्वालिटी कॉस्ट आर दोस कॉस्ट विच आर इनकर्ड, क्योंकि तुम लोग ने फर्स्ट टाइम पे प्रोडक्ट सही नहीं बनाया था, तुम लोग ने सर्विस सही नहीं दी थी, तो वो नहीं देने की वजह से जो जो खर्चा आ गया इज व्हाट वी कंसिडर एज क्वालिटी कॉस्ट. समझ में आया. अब यहाँ पे दिस इज व्हाट द क्वालिटी कॉस्ट आर अबाउट. इट इज बेसिकली टू कैलकुलेट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड आपको क्वालिटी रिलेटेड कितने कितने खर्चे आए हैं, दैट इज द टोटल ऑफ दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ क्वालिटी. एंड व्हाइल यू आर डूइंग दिस, खर्चों को 4 हेड्स में बांटा गया, 4 कंपोनेंट्स में बांटा गया. द फर्स्ट कंपोनेंट इज कॉल्ड एज अ प्रिवेंशन कॉस्ट. द सेकंड कंपोनेंट इज कॉल्ड एज appraisal cost. The third component is internal failure cost, and the fourth component is external failure. Okay? अब prevention cost, appraisal cost, ये इनके क्लासिफिकेशंस करने की क्या जरूरत है, क्योंकि when you are growing in an organization, मतलब as an organization growing, हर स्टेज पे कहीं ना कहीं आपको खर्चा लगने वाला. एंड एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको पता होगी कौन सी स्टेज पे क्या क्या खर्चा लग रहा है, ताकि आप उसे बेटर मैनेज कर पाओ, ताकि आप उसे ना बेटर डिलीवर कर पाओ. समझ में आया. सो दैट्स व्हाट द होल आइडिया अबाउट द क्लासिफिकेशन. ठीक है. अपन लोग एक एक करके ना इस क्लासिफिकेशन को लेंगे एज वी मूव फर्दर. फिलहाल के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो प्रिवेंशन और अप्रेजल कॉस्ट है, दिस इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी. The cost of good quality. And this internal failure and external failure is called as cost of poor quality. ठीक है. अब ये कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी क्यों बोला जाता है, क्योंकि अपन लोग प्रिवेंशन और अप्रेजल इसलिए कर रहे हैं ताकि अपना प्रोडक्ट खराब ना हो. अभी के लिए इतना ही कि अपन लोग प्रिवेंशन और अप्रेजल इसलिए कर रहे हैं खर्चा, ताकि अपना प्रोडक्ट खराब ना हो. और अगर अपना प्रोडक्ट खराब हो गया तो उसे रेक्टिफाई करने के लिए जो खर्चा है वो इंटरनल और एक्सटर्नल पे. तो इसके लिए ना उसे अपन बोलते हैं कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी. द गुड क्वालिटी इज द वन जहाँ पे आपने प्रोडक्ट सही बनाने के लिए कोशिश ही बनाने के लिए खर्चा किया,
और अगर खराब हो गया तो उसे ठीक करने के लिए जो खर्चा करते हो, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी विच इज इंटरनल फेलियर एंड एक्सटर्नल फेलियर। ठीक है, अब यहाँ पे है ना इसे एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस किया जाता है एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। यू जनरली एक्सप्रेस इट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, ताकि आप ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन कर पाए। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है ना डिफाइन कर पाए कि पहले इतना था, आज इतना, कल इतने की एक्सपेक्टेशन है। नाउ लेट्स डिस्कस ईच ऑफ द कॉस्ट इन पर्सन एंड इन डिटेल, एंड उसके बाद अपन लोग ऑलमोस्ट इस टॉपिक को फिनिश ऑफ करेंगे। ठीक है, नाउ व्हाट इज अ प्रिवेंशन कॉस्ट? प्रिवेंशन कॉस्ट का मतलब वो है कि आपने ये खर्चा इसलिए करना है ताकि आपके पास पुअर क्वालिटी कभी आए ही ना। ठीक है, अब यूजुअली यहाँ पे क्या होता है प्रिवेंशन कॉस्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल अभी के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट, हाथ सैनिटाइज। व्हाट आर यू व्हाई आर यू सैनिटाइज? यू आर प्रिवेंटिंग योर सेल्फ फ्रॉम गेटिंग क्लोज टू दैट इन्फेक्शन। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप 100%, बट आपने एक सेफ्टी बैरियर लगा रखा है ताकि कोई भी एक्सटर्नल सोर्स है ना, या कोई भी चीज़ है, वहाँ पे आपसे वो मिस्टेक ना हो एट द फर्स्ट प्लेस। टू अवॉइड द मिस्टेक एट द फर्स्ट प्लेस इज बेसिकली प्रिवेंशन, एंड एनी कॉस्ट दैट यू आर गोइंग टू इंकर, इस प्रिवेंशन को रोकने के लिए इज कॉल्ड एज अ प्रिवेंशन। मतलब इस प्रिवेंशन को करने के लिए, इस गलती को रोकने के लिए आप जो भी खर्चा कर रहे हो ना, इज बेसिकली अ प्रिवेंशन कॉस्ट। समझ में आ गया? तो एनी कॉस्ट, ठीक है, कोई भी खर्चा दैट यू आर ट्राइंग टू डू ताकि आपका प्रोडक्ट है ना पहली बार में ही गलत ही ना हो, इज व्हाट इज अ प्रिवेंशन। इट इज कॉल्ड एज अ कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी, क्योंकि अपन लोग पहले से ये कल्चर सेट कर रहे हैं ताकि ये जो चीज़ है ये कभी बिगड़े ही नहीं। दैट इज व्हाट इज अ प्रिवेंशन। अप्रेजल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? वो खर्चा जो आप कर रहे हो ताकि आप चेक कर सको, कि आपने जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो सही है कि नहीं है। इज इट मीटिंग द स्पेसिफिकेशन, और इज इट कंफर्मिंग टू द स्पेसिफिकेशन और नॉट, इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रिवेंशन कॉस्ट में अपन लोग क्या करने की करते हैं, वहां खर्चा करते हैं ताकि खर्चा पुअर क्वालिटी जनरेट ही ना हो। ठीक है, अप्रेजल में अपन लोग उसे चेक कर रहे हैं कि क्या अपन ने जो प्रोडक्ट बनाया है वो सही है या नहीं है। ठीक है, इज इट मीटिंग द कंफर्मेशन, इज इट मीटिंग द स्पेसिफिकेशन, इज इट कंफर्मिंग द स्पेसिफिकेशन और नॉट, इज बेसिकली योर अप्रेजल कॉस्ट। ठीक है, एंड प्रिवेंशन एंड अप्रेजल कॉस्ट, जैसा मैंने बोला, मिलके इज कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी। अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए जो आप खर्चा कर रहे हो इज कॉल्ड एज द कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी। एंड then the next comes the internal failure and the external failure cost. So basically these are together called as the failure cost. इसका मतलब क्या है कि अगर आपसे है ना कोई भी आपने समझे प्रिवेंशन और अप्रेजल दोनों करते रहे, बट उसके बाद भी अगर है ना आप आपके पास एक खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट आ गया तो फेलियर हो गया, और वो फेलियर को रेक्टिफाई करने के लिए जो खर्चा लगने वाला है दैट इज अ फेलियर कॉस्ट। अब ये फेलियर कहाँ डिटेक्ट होता है इज व्हाट द टू कॉस्ट आर बेस्ड अपॉन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लीजिए कि अगर आपका खर्चा आपको प्रोडक्ट जो है, सॉरी, जो जो आपका प्रोडक्ट है वो उसका डिफेक्ट आपको फैक्ट्री के अंदर मिल रहा है, आपको आपको आपके हाथ में ही था प्रोडक्ट, और आपको समझ में आ गया कि यहाँ गलती हो गई है, अगर उससे आप रेक्टिफाई कर रहे हो देन दैट इज एन इंटरनल फेलियर कॉस्ट, इंटरनल फेलियर। और अगर प्रोडक्ट कस्टमर के पास गया, और अगर कस्टमर के पास जाने के बाद अगर उसमें कोई डिफेक्ट आता है और वो आपको दिखाता है देन दैट इज एन एक्सटर्नल फेलियर। अब इन दोनों फेलियर्स में से है ना इंटरनल फेलियर थोड़ा ज़्यादा सेफ है। सेफ इसलिए क्योंकि ना यहाँ पे प्रोडक्ट आपके पास ही है, ठीक है, बट व्हेन इन केस ऑफ एक्सटर्नल फेलियर, ठीक है, जो जो पैसे की बर्बादी होनी है या रेक्टिफाई करने के लिए जो खर्चा लगा तो है ही है। ठीक है, उसमें कोई कोई डिनाइल ही नहीं है कि वहाँ पे आपके पैसे नहीं लगने वाले, बट what you lose in an external failure cost is the brand value, and that is something an organization usually takes years to develop, and with such instances it can take minutes or months or weeks to pull it down. तो वो कैसा है ना, वो मेहनत करते हैं ना बहुत वैल्यू बनाने के तब जाके थोड़ी सी बनती है, और वो छोटी सी गलती है ना आपकी बहुत सारी वैल्यू एक साथ इरोड कर सकती है।
So external failure costs are very very important. और the problem with external failure costs is कि आपको सिर्फ मनी वैल्यू में आपको इतना पता चल सकता है कि इस प्रोडक्ट को ठीक करने के लिए आपको कितना खर्चा, बट जो लॉस ऑफ रेपुटेशन हुई, ब्रांड का जो नुकसान होगा, वो चीज़ें है ना, दे आर वेरी डिफिकल्ट टू गेज एंड कि भैया इसमें कितना खर्चा हो, वो नापना जांचना और भी ज़्यादा मुश्किल है. दैट इज इवन मोर डिफिकल्ट, विच इज वाई दिस इज द डेडलीस्ट कॉस्ट, बिकॉज यहाँ पे ब्रांड वैल्यू का, and together the internal and the external failure costs are called as cost of poor quality. इस poor quality का मतलब क्या है, क्योंकि आपसे जो जो क्वालिटी स्पेसिफिकेशन है आप मैच नहीं कर पाए, अब उसको मैच करने के लिए आप जो खर्चा कर रहे हो वो कॉस्ट ऑफ पोअर क्वालिटी है, बिकॉज यू डिड नॉट प्रोवाइड द ऑप्टिमम quality at the first shot. What you are now giving out is a cost of poor quality. समझ में? So basically अगर है ना, if I have to funnel out, so you have the total cost of quality, under which you have two bifurcations, the cost of good quality and the cost of poor quality. अब इस गुड क्वालिटी वाले कॉस्ट में क्या क्या आता है, प्रिवेंशन एंड अप्रेजल. ये गुड क्वालिटी कॉस्ट क्यों है, क्योंकि आप है ना ये चाहते हो कि वो प्रोडक्ट है ना खराब बने ही ना, उसमें आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इट इज फॉर यू टू हैव अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट विच इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी. एंड देन देयर इज द कॉस्ट ऑफ पोर क्वालिटी, क्योंकि प्रोडक्ट सही नहीं बना तो आपको जो खर्चा आया, दैट इज योर कॉस्ट ऑफ पोर क्वालिटी. इज दैट अंडरस्टूड? अब एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे आपको नीचे कुछ आपको एग्जाम्पल्स दिख रहे होंगे. आई वुड वांट यू टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड कीप इट विद यू, ताकि आपको एग्जाम्पल्स थोड़े थोड़े ध्यान में रहे. इंस्टीट्यूट काफ़ी बार है ना इन्हीं एग्जाम्पल्स के आजू बाजू ही आपको कुछ सवाल पूछेगा. इंस्टीट्यूट आपको बोलेगा कि मैं क्वालिटी कॉस्ट कर रहा हूँ, इनमें से 10 क्वालिटी कॉस्ट दिए, बताओ कौन सी फिट होंगे. ठीक है, तो ये वाली चीज़ें है ना आपको थोड़ा सा काम आएगी. बेसिकली है ना प्रिवेंशन कॉस्ट ना, कोई भी टाइप की ट्रेनिंग, कोई भी टाइप की इक्विपमेंट, नई इक्विपमेंट, बेटर इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ों में खर्चा होता है. ठीक है, अप्रेजल है ना हमेशा कोई भी टाइप की चेकिंग, टेस्टिंग, इन सारे रिलेटेड खर्चा होता है. रीवर्क, स्क्रैप या इन सारी चीज़ों का खर्चा जो है वो इंटरनल फेलियर है. और वारंटीज, रिपेयर, सर्विसिंग, ये सारे जो है वो एक्सटर्नल. अब यूजुअली है ना आपको इंटरनल और एक्सटर्नल फेलियर डिटेक्ट करने में दिक्कत नहीं आएगी. दिक्कत कहाँ आ सकती है आपको, प्रिवेंशन और अप्रेजल में. और जब आप अप्रेजल कर रहे हो ना, तब ध्यान में रखना, इट हैज़ टू बी सम फॉर्म ऑफ टेस्टिंग या क्वालिटी चेक या रिव्यू. तो ये इन टाइप का जो भी क्वालिटी रिलेटेड जो टेस्टिंग और चेकिंग वाला काम है ना, दैट इज अंडर अप्रेजल. और प्रिवेंशन में है ना कोई भी बेटरमेंट, कोई भी ट्रेनिंग इज फॉर्मिंग पार्ट अंडर प्रिवेंशन. समझ में आ गया? अच्छा, अब एक लॉजिक समझे. ये लॉजिक क्या है, इफ यू आर इन्वेस्टिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी इन गुड क्वालिटी या कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी, विच इज बेसिकली प्रिवेंशन एंड अप्रेजल, द चांसेस दैट यू विल हैव फेलियर्स रिड्यूसेस. अगर आप पहले से चीज अच्छी ही कर रहे हो, सही ही बना रहे हो, तो आपके फेलियर होने के चांसेस कम हो जाते हैं. तो इट इज ऑलवेज लाइक सीसॉ काइंड ऑफ अ थिंग. अगर आपने ना कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी में बहुत इन्वेस्ट कर दिया ना, तो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी ऑटोमेटिकली कम आ जाएगा. ठीक है, इफ यू इन्वेस्ट टू मच इन द कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी, तो पुअर क्वालिटी विल रिड्यूस एंड वाइसा वर्सा. अगर आपने कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी में बिल्कुल नहीं इन्वेस्ट किया ना, तो कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी या पुअर क्वालिटी बहुत बढ़ जाएगा. तो अगर आपने प्रिवेंशन और अप्रेजल में इन्वेस्ट किया है, वेरी गुड, आपका फेलियर्स कम होएगा. और अगर आपने वहाँ इन्वेस्ट नहीं किया तो आपका फेलियर्स बढ़ जाएगा. ये चीज़ हमेशा ध्यान. ठीक है, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज दिस पैराग्राफ. आप जब भी नोट्स देखें तब है ना इस पैराग्राफ को ज़रूर मार्क करें. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ. अब ये पैराग्राफ किस बारे में बात कर रहा है, इट इज टॉकिंग अबाउट द जीरो क्वालिटी, जीरो डिफेक्ट पॉलिसी रादर. ठीक है, कि अगर है ना अपन लोग सारे ही है ना अपन लोग डिफेक्ट्स को अगर कंट्रोल करके उसको जीरो कर दे तो ठीक है. तो ऐसा होता है ना कि आपकी है ना, अगर आप गाड़ी चला रहे हो ना, तो आपने
40 पहुंच, वहां तक पहुंचने में ना की गाड़ी 100 तक फटाफट आ गई, 120-30 तक धीरे धीरे आई, 130-40 तक और धीरे आई, और अब 140 से अगर 160 पहुंचाना है ना, वो और भी धीरे काम। दिस इज द सेम थिंग हैपेंस ओवर हियर ऑल्सो। जैसे ही आप थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा प्रिवेंशन और अप्रेजल पे इन्वेस्ट करो, बहुत सारा रिजेक्शन कम हो जाए, ठीक है, रेक्टिफिकेशन बहुत सारे कम हो जाए, फेलियर्स बहुत सारे कम हो जाए। बट उसके बाद फिर पता है क्या होगा कि आपको बहुत सारा इन्वेस्ट करना पड़ेगा गुड क्वालिटी में, तब थोड़ा सा सेव होगा पुअर क्वालिटी में। मतलब अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए गुड क्वालिटी में, तो आपके 150 की, आप अगले 50 रुपए इन्वेस्ट, तो शायद 75 की सेविंग्स हो। उसके बाद आपने और 50 रुपए इन्वेस्ट किए, तो अब 50 की ही सेविंग हुई, ठीक है। अब अगर इसके बाद आपने और 50 रुपए और इन्वेस्ट कर दिए ना सेविंग्स में, और इन्वेस्ट कर दिए गुड क्वालिटी में, तो हो सकता है पुअर क्वालिटी में। तो ये एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट का व्यू है, ये एक बनिए का व्यू है, मारवाड़ी का व्यू है कि भाई चार आने की मुर्गी 12 आने का मसाला ना हो। अपन लोग ने कोई अमाउंट गुड क्वालिटी में इन्वेस्ट किया, तो उतना या उससे ज़्यादा मुझे वापस आना चाहिए फेलियर्स का सेविंग्स। अगर उतना मेरे से सेव नहीं हो पा रहा है, तो फिर ये पूरा करने का मतलब ही क्या। तो यहाँ पे ना हमेशा जीरो डिफेक्ट के लिए इसलिए नहीं जाते, क्योंकि ये ना पीछे पीछे है ना, वो जो छोटे छोटे डिफेक्ट्स है ना, उनको अगर संभालना है तो बहुत खर्चा करना पड़ेगा, तब जाके वो रुकेंगे। तो उतना खर्चा किया वो वर्थ नहीं। आपको है ना 100 में से 100 फोन सही बनाने की जरूरत नहीं है। 100 में से 99 फोन भी आपके सही बन गए और एक फोन खराब हो गया ना, तो कोई बात नहीं, उस कस्टमर को आप नया फोन दे दो, वो सामने ज्यादा सस्ता है। पर अगर आप है ना 100 में से 100 फोन सही बनाने की करोगे ना, तो कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाएगी, और वो कॉस्टिंग अल्टीमेटली कस्टमर के ऊपर ही आने, viability is always an issue. So इसलिए a zero defect policy is not always wanted, because there may be times where the cost that you will invest the good quality will not give you savings, उतना savings from the failures, ठीक है। तो फेलियर में उतना बचेगा ही नहीं, तो इन्वेस्ट करने का मतलब is what is this paragraph talking about, very important व्यू। और इसके ऊपर एक सवाल भी आपका बहुत आसानी से बन सकता है, इसलिए इस चीज को ध्यान रखना कि अपन जीरो डिफेक्ट पॉलिसी के पीछे क्यों नहीं भाग। फाइनली व्हाट यू हैव ओवर हियर इज समथिंग कॉल्ड एज अ पैथ मॉडल, ठीक है। अब ये पैथ मॉडल को प्रिवेंशन अप्रेजल फेलियर मॉडल बोलते हैं, और इस प्रिवेंशन अप्रेजल फेलियर मॉडल में कुछ 5 स्टेप्स हैं, और इन्हें स्टेप्स को क्यों बनाया गया है और क्या कर रहे हैं अपन लोग, इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू, ठीक है। तो सबसे पहले तो है ना, अपन लोग क्या करेंगे कि जितने भी फेलियर्स है ना, अपन वो इकट्ठा करेंगे। स्टेप नंबर 1, कोई ना कोई अजम्पशंस लगा के और टेक्निक्स लगा के ना अपन उन्हें क्वांटिफाई करेंगे। ये वाला स्टेप है ना बहुत ज़रूरी है क्वांटिफिकेशन का, क्योंकि आज समझ लो प्रोडक्ट खराब हो रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट खराब हो रहा है, उसके लिए उसके ऊपर कितना खर्चा लगने वाला है, उसकी वजह से अगर मेरा प्रोडक्शन स्लो होता है, तो उसके ऊपर कितना खर्चा होने वाला है, आपको टोटल जेब से पैसे जा कितने हैं, ये जानना जरूरी है। अगेन क्योंकि अगर है ना बहुत छोटा सा खर्चा है ना, तो उसके ऊपर इतना दिमाग और मेहनत लगाने की जरूरत नहीं है। तो अगर खर्चा बड़ा है तो एफर्ट की जरूरत है, अगर खर्चा छोटा सा है तो एफर्ट की जरूरत नहीं है। तो वो जानना कि इसमें एफर्ट की जरूरत है कि नहीं, is what you do under this step, where you're trying to put some assumptions and quantify how much is that amount, ठीक है। once you get the amounts, अपन है ना उन चारों एलिमेंट्स में इस करेंगे, गुड क्वालिटी, पुअर क्वालिटी में, प्रिवेंशन, अप्रेजल, इंटरनल और एक्सटर्नल फेलियर में, चारों हेड्स में अपन लोग है ना इन चारों खर्चों को अपन लोग डिवाइड करेंगे। और उसके बाद अपन लोग है ना रिसोर्सेज एलोकेट करेंगे हर जगह। जैसे अगर मेरे को लग रहा है कि प्रिवेंशन में अपने को बहुत लूप होल है, तो मैं प्रिवेंशन के लिए कुछ ट्रेनिंग मॉड्यूल्स भेजूंगा, या स्टाफ को ट्रेन करूंगा, या कोई नया इक्विपमेंट लेके आऊंगा, वगैरह वगैरह, जो मैं वो चीज़ करूंगा ताकि है ना मेरा प्रिवेंशन कॉस्ट कम हो, ठीक है। वैसे करके आई विल टेक एफर्ट्स इन ऑल द स्टेजेस। एक्सटर्नल फेलियर के लिए कम करने के लिए क्या ज़रूरत है, इंटरनल फेलियर को कम करने क्या ज़रूरत है, अप्रेजल में क्या ज़रूरत है, वो सारे स्टेप्स को मैं यहाँ डिप्लॉय करूंगा। स्टेप नंबर 4 में आई विल एलोकेट द रिसोर्स, एंड स्टेप नंबर 5 में एज यूजुअल वी विल सी
कि फाइनली अपन लोग ने जो डिप्लॉयमेंट किया था, जो पैसा लगाया था, तो आया कि नहीं। इट इज बेसिकली द परफॉर्मेंस मेजरमेंट और द परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, कि जो भी सोच रखा था क्या वो वैसा है कि नहीं। दैट्स अबाउट इट। एंड दिस इज योर पैफ मॉडल। बहुत बेसिक मॉडल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस, ये अगर आपको नहीं भी बोला होता तो भी आप कुछ ऐसा ही कर रहे होते, कि ऐसा कुछ अलग जैसा कुछ है नहीं कि अरे कुछ नया ही बता दिया, नॉर्मल सा ही है, बस आपको ये स्टेप्स ध्यान में रख। एंड फाइनली आई नो हाउ डिफिकल्ट रिमेम्बरिंग थिंग्स मे बी। तो इस चीज के लिए ना मैंने यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट बना है। इस चार्ट में जो जो अपन लोग ने डिस्कस किया हुआ है वो सब कुछ है, बहुत छोटे छोटे सिनॉप्सिस में है या सिर्फ हेडिंग्स में है। जितनी जितना मैं इसे क्रंच कर सकता हूँ मैं कर चुका हूँ। और इसके अगेंस्ट व्हाट आई आल्सो हैव इन माइंड सम ऑडियो नोट्स, जो मैं इस चार्ट को एक्सप्लेन बना दूँ, बट all of that will be contingent as to how it is perceived and how well we are able, तो वो अपन लोग थोड़ा बाद में देखें। बट दिस इज योर फाइनल चार्ट फॉर कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। इनमें कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को लेके आपको पास इतनी सवाल है कि उसका टोटल एक स्कोप है, और आपको ये जानना ज़रूरी है। ठीक है, उसका बैकग्राउंड क्या है, व्यूज रिगार्डिंग क्वालिटी बहुत ज़रूरी। यहाँ पे एक चीज़ रह गई है, मैं वो भी लिख देता हूँ, फिलिप क्रॉस्बी। ये नाम और इन्होंने जो बात कही थी वो ज़रूरी है कि क्वालिटी इज़ फ्री, व्हाट कॉस्ट मनी अनक्वालिटी थी। गलत चीज़ें या चीज़ सही बार फर्स्ट टाइम में गलत सही नहीं बनाई, उसकी वजह से ठीक करने के लिए इज व्हाट इज कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। दिस इज फिलिप्स क्रॉस्बीज व्यू। ठीक है, जो जो ये वाला ही है। तो व्यूज रिगार्डिंग क्वालिटी में यू हैव टू रिमेंबर कि द थर्ड व्यू इज द फिलिप क्रॉस्बी व्यू, द सेकेंड व्यू इज द डेमिंग्स व्यू। ठीक है, ये दो चीज़ें। देन कम्स द कंपोनेंट्स ऑफ क्वालिटी। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ क्वालिटी आपके पास चार कंपोनेंट्स है रखना है। कुछ एग्जाम्पल्स है जो मैंने आपको उस नोट्स में वो आप डाउनलोड कर लेना, कुछ मेरा बनाया हुआ नहीं है इसलिए। तो वो चीज़ है वापस आपको वापस से देखनी है। एंड द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये रखना कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज जनरली परसेंटेज टू सेल्स, ये भी लिख ही देते हैं that it is percentage to sales, so as year on year basis पे comparison becomes, okay, तो year on year basis पे comparison करने के लिए we percentage of sales, and we have finally the PAF model। and अरे of course एक और मेरी तरफ से, why no zero defects। ठीक है, क्यों जीरो डिफेक्ट पॉलिसी पे नहीं जाना है। चार आने की मुर्गी 12 आने का मसाला, ये ध्यान में रखना। द कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी में इतना इन्वेस्ट नहीं हो जाए कि उतना रिटर्न ना आए सेविंग्स फ्रॉम फेलियर से। तो ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना। बट दैट्स अबाउट द होल टॉपिक। आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम एक्चुअली, 33 मिनट हो चुका है, बट आई एम अज्यूमिंग यू हैव अंडरस्टूड द होल आइडिया एट द टॉपिक। इसे फॉर्मलाइज करने के लिए नोट्स हैं, और इसे आप एक दो बार पढ़ेंगे तो जो मैंने कहा है उससे आप रिलेट करके उसे याद रख पाएंगे दैट। एंड वंस यू आर एबल टू रिटेन, श्योर यू विल बी। if you've understood this, then do let me know in the comments that you have understood it, and if not, then what is it that you would want to see more is also what I'd like to see. Thank you so much for watching the lecture. I am sure this would be a fruitful one for you, or rather, I'm hoping this would be a fruitful one. And until the next lecture, bye bye. I will see you.